राज्य में संदेश खाली की घटना के मामले में शेख शाहजहां को बचाने के लिए ममता दीदी एवं उनके गुंडों द्वारा लाख प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वे सफल नहीं रहे। संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया गया था, ऐसी घटना ने राज्य को पूरे देश में शर्मसार किया है। संदेश खाली के घटना में जो भी दोषी है वे पाताल में भी छिप जाएं, बचने वाले नहीं है। उन्हें हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा। यह बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्गापुर में कही। दुर्गापुर के स्टील टाउनशिप के तिलक रोड मैदान में भाजपा द्वारा विजय संकल्प सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों से इस बार भाजपा के पाले में 30 सीट दिलाने की अपील की। ममता बनर्जी वोट बैंक से भय से राज्य में सीए लागू नहीं करना चाहती, लेकिन ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, भाजपा राज्य के साथ साथ पूरे देश में सीए को लागू जरूर होगा एवं हिंदुओं को उनकी नागरिकता देगी। ममता बनर्जी के राज्य में घुसपैठ चरम पर है। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। दुर्गापुर शहर औद्योगिक नगरी के रूप में माना जाता था, लेकिन दीदी के गुंडों ने दुर्गापुर को शमशान बनाकर रख दिया है। भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज कर दुर्गापुर के सभी बंद पड़े कल कारखानों को दोबारा खोलने के साथ साथ दुर्गापुर स्टील प्लांट डीवीसी में आधुनिकीकरण के लिए निवेश करेगी। उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए ये बातें कही कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहां रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत पाओगी। इंडस्ट्रियल टाउन दुर्गापुर में दीदी ने एक नया धंधा, नया इंडस्ट्री खोला है, अपराध का। ये अपराधियों के कारण कोई यहां पर कुछ नहीं। जो इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। भाइयों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहां से हमारे प्रत्याशी दिलीप घोष जी है। दिलीप दा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे बड़े नेता है दिलीप दा। भाई और बहनों, मैं आज एक बात बताने आया हूं। आप जब दिलीप दा के नाम पर, कमल के निशान पर जब बटन दबाओ, तब एक बात याद रखना, आपका दबाया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूं,
वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर कर जो आए हैं ना, गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है मित्रों, कोई आरोप नहीं। भाइयों बहनों, ये लोग कट मनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो और उसको वोट बैंक में करना। मुझे बताओ भाई दुर्गापुर वालों, बंगाल से जो हिंदू बौद्ध सिख आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये ममता दीदी अपने वोट बैंक के लिए सीए का विरोध करती है। ममता दीदी, दुर्गापुर वालों के यहां मैं कहकर जाता हूं, जितना मन करे विरोध कर लो, हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता देने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ की बंद पड़ी हुई सभी उद्योगों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। वो स्टील प्लांट है, अफवाहें फैलाते हैं कि स्टील प्लांट बंद कर देंगे। मैं आज कहता हूं, उल्टा स्टील प्लांट और यूरिया प्लांट दोनों में नया निवेश कर उसका विस्तार करने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ही स्टील का उद्योग पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, यहाँ के मजदूर यूनियनों पर टीएमसी का राज है। गरीब मजदूरों की मजदूरी की उगाही कर टीएमसी के गुंडे भतीजे को देते हैं। एक बार दिलीप दा को जिता दो, ये गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी की सभा से पहले बम विस्फोट की घटना बंगाल में सामने आई है। पांडुआ के तिन्ना नेताजी पल्ली कॉलोनी में बम विस्फोट से एक नाबालिग की मौत हो गई है, जबकि 2 नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बम विस्फोट की घटना हुगली जिले के पांडुआ के तिन्ना नेताजी पल्ली कॉलोनी में सुबह बच्चों के खेलने के दौरान हुई। तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे थे और उसी समय बम फटने से एक किशोर की मौत हो गई। 2 को गंभीर चोटें आई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक वहां खेलने के दौरान बम फट गया। घायल 3 किशोरों को पांडुआ अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य को गंभीर हालत में चिचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल भेजा गया है। घायलों के नाम रूपम बल्लभ और सौरभ चौधरी है। हुगली ग्रामीण पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ওই তো বাচ্চাগুলো ওখানে খেলা করছিল, খেলতে খেলতে ওরা এখানটায় এসে এত জোর আওয়াজ হয়েছে, ওই রকম দৃশ্য দেখার মতো নয়। সে পুরো ধোঁয়া হয়ে গেছে 3-4টে বাড়ি, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চা পুরো ডেড হয়ে গেছে, আর একটা বাচ্চার হাত নেই পুরো, আর এইখানটা পুরো ফেটে গেছে, পাটা রক্তে রক্ত, আর একটা ছেলের পা পুরো হয়ে গেছে। এটা কখন হয়েছে? ওটা এটা হবে আপনার 9টা এরকম নাগাদ হবে। মানে কি বোম ছিল? হ্যাঁ, বোমই।
বোম যে ওই রকম আওয়াজ হয় সেটা আমরা কোনোদিন শুনিও নি দেখিও নি। পাড়ার মধ্যে এই ধরনের বোম কি মনে করছেন, এই ভোটের জন্য কি এরকম এসছে বলে মনে করছেন? কেউ হয়তো বদমাইশি করে হয়তো রেখে গেছে, এরকমই হয়তো হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম নীলিমা ঘোষ সরকার। কি হয়েছিল? হয়েছিল বোম ব্লাস্টিং হয়েছে। আর যেখানে আজকে আমাদের পাড়ায় একটা চকলেট বোম বন্ধু ফোটে না, সেইখানে আজকে বোম ফুটছে, বুঝলেন তো? কটার সময় হয়েছে? এইটা সকাল কটার সময়, 9টা 10টা মনে এরকম হবে। 9টা 9:30 কি 10টা। আপনার কি এখানে বাচ্চা? এইখানে আমার নিজের একটা ছেলে আছে, কি নাম? রূপম বল্লভ, বয়স কত? বয়স 12 বছর 13 বছর বয়স। কি হলো তখন সকালবেলা, কি হয়েছিল? সকালবেলা আমি কাজে চলে গেলাম, বলছি বাচ্চারা খেলছিল এক জায়গায়, তো এরকম বোম ব্লাস্টিং হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतर्गत कल 7 तारीख को देश के अन्य हिस्सों के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी मतदान होना है। लेकिन इससे पहले मालदा जिले के वैष्णव नगर थाना इलाके में मतदान ड्यूटी पर आए एक पुलिसकर्मी की असामान्य मौत से हड़कंप मच गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में भेज दिया गया है। स्थानीय और पुलिस सूत्र के मुताबिक पुलिसकर्मी का नाम नवीन मुक्तान है। नवीन दार्जिलिंग जिले के वार्ड नंबर 22-7 स्थित लामा रोड के रहने वाले थे। दार्जिलिंग से नवीन मुक्तान मालदा के वैष्णव नगर थाना क्षेत्र में मतदान ड्यूटी करने आए थे। बीती रात पुलिसकर्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत स्थानीय बैद्राबाद अस्पताल ले जाया गया। वहां से हालत खराब होने पर उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग कम डॉक्टरों ने पुलिसकर्मी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल के भाजपा प्रत्याशी एसे साहलूवालिया ने फिर राजनीतिक शिष्टाचार दिखाई। आज बाराबनी में रोड शो के दौरान जब वो तृणमूल विधायक सह आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी रोककर विधान उपाध्याय के पिता स्वर्गीय मानिक उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। माल्यार्पण के वक्त उन्होंने मानिक उपाध्याय अमर रहे का नारा भी लगाया। वहीं पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी को युवा टीएमसी नेता मुकुल उपाध्याय ने पैर छूकर प्रणाम किया। ऐसे साहलूवालिया ने कहा कि ये कोई राजनीति नहीं है। एक समय हम लोगों ने साथ रहकर लाल अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तब बर्धमान जिले में हम लोग गिने चुने लोग थे जो माकपा के विरुद्ध लड़ रहे थे। तब ये तृणमूल नहीं था। आज वे जिंदा होते तो मुझे हाथ पकड़कर अपने घर ले जाते और भात खिलाते। वही स्वर्गीय मानिक उपाध्याय के पुत्र श्री आलूवालिया पिता के मित्र के तौर पर आए थे, इसलिए उनका स्वागत किए
किंतु वो जिस दिन सांप्रदायिक पार्टी में हैं उसे हम लोग कभी नहीं स्वीकारेंगे। ওর একটা হাত উড়ে গেল, তাও সে নিজের লড়াইটা ছাড়লো না। আর সারা বর্ধমান জেলায় আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। 2-4-5 জন লোক ছিল, তার মধ্যে মানিক উপাধ্যায়, আমি, SM জালাল, এরাই ছিলাম যারা আমরা লড়াই করতাম। তো আজকে সেই বন্ধুর গ্রামে এসে তার কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে। আজকে যদি ও থাকতো তবে আজকে পরিদৃশ্য আলাদা থাকতো, আমাকে এখানে আসতে হতো না তার মূর্তিতে মালাদান করার জন্য। নিজের ঘরে গিয়ে আমাকে ভাত খাওয়া, কেন কি ওদের পরিবারের সঙ্গে আজকে যারা তৃণমূল করছে তারা বাচ্চা ছিল, তারা আমার পরিচয়টা বেশি জানে না। কিন্তু আজকে যদি ও থাকতো নিশ্চয়ই ও হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের গ্রামে নিয়ে গিয়ে ঘরে খাওয়া। আজকে তো দুজনেই দুটো বিরোধী দল, মানে আপনি বিজেপিতে। কেউ বিরোধী নাই, আমি তো বলি মানুষ আপন, টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর। আমার বিরোধী কেউ নয়। এর মাধ্যমে কি বার্তা গেল? সৌজন্যের রাজনীতি? না না, সৌজন্যের নয়। আমার বন্ধুর গ্রামে এসেছি, তাকে একটা মালা দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করলাম, আমি করলাম। আমার কেউ শত্রু নাই, ওর ছেলেরাও আমার শত্রু নাই, ওর ছেলেরাও আমার শত্রু নাই, হতে পারে না শত্রু। ওর ছেলে তো আপনার পা তুলে না না, ছেলে বলছি না, ঘরের ছেলে বটে, তো ঘরের ছেলে বটে। কি করে বাবার বন্ধু হিসাবে আমি কাকুকে প্রণাম করলাম, কাকুকে রিসেপশন। ওটাতে আবার রাজনীতি করছে। কিন্তু যদি কাকু রাজনীতি করতে এসছে, কাকু এমন একটা সাম্প্রদায়িক দল করছে যে দলটাকে পুরো ভারতবর্ষ সাপোর্ট করছে, ওটা তো আমরা কোনোদিনই করি না। এটা কি মনে হলো সৌজন্যের রাজনীতি? ওই জন্য আছে, আমাদের বাবার সাথে বন্ধুত্ব ছিল, বাবার মূর্তিতে মালা দিতে এসছে, ওখানে তো আমাদের মানা করার কিছু নেই। কিন্তু উনি যে দলটা করছেন সাম্প্রদায়িক দল, ওই দলটাকে আমরা হারাবো। উনি যতই আসুক আর যে আসুক, যেটা রিলেশন আছে ওটা বাড়িতে আছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार 20 दिन बाद कुल्टी थाने के नियामतपुर पुलिस ने चिनाकुड़ी हत्याकांड मामले का पटाक्षेप कर दिया। कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर चौकी क्षेत्र के चिनाकुड़ी के माइक्रो फाइनेंस व्यापारी उमाशंकर चौहान की हत्या की गई थी। उमाशंकर के मैनेजर अविनाश यादव और प्रवीण ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लाखों का घोटाला किया था। उसने कंपनी के एक अन्य कर्मचारी राहुल बावरी के साथ मिलकर मालिक को मारने की साजिश रची। उन्होंने शिवनाथ और सुकू बावरी से पैसे देकर उमाशंकर चौहान की हत्या करवाई। पुलिस ने सबसे पहले सुकू और शिवनाथ को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड पर लिया। कल उमाशंकर के मैनेजर अविनाश यादव और उसके डेटा एंट्री ऑपरेटर राहुल बावरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि अविनाश बीमार पड़ गए और उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल के पुलिस कक्ष में रखा गया। बोल रहे थे करो। দড়িটা নিচে ভিডিও হচ্ছে, ছেড়ে দেন, ফেলে থাক সরে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा के विभिन्न जंगल वन्य जीवन से समृद्ध है। हाथी और हिरणों के अलावा विभिन्न स्तनधारी साल भर जंगल में रहते हैं। विगत 3 दशकों में बांकुड़ा के विभिन्न वन प्रभागों में कम से कम 57 हाथी दांत जमा किए गए थे।
वहीं पिछले 8 से 10 वर्षों में बांकुड़ा दक्षिण वन विभाग के गोदाम में धीरे धीरे 62 हिरणों के सींग जमा हो गए थे। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग ने ऐसे जानवरों के अंगों को तत्काल नष्ट करने का आदेश दिया है। उसके बाद पिछले दिसंबर की शुरुआत में बांकुड़ा उत्तर, बांकुड़ा दक्षिण और बिष्णुपुर के 3 वन विभागों के गोदामों में संग्रहित कुल 57 हाथी दांत उच्च तापमान से नष्ट हो गए। इसके बाद वन विभाग ने स्टॉक में मौजूद हिरणों के सींग को नष्ट करने का निर्णय लिया। आज उन 62 हिरण के सींग को वन विभाग द्वारा बरजोड़ा के एक निजी फैक्ट्री की भट्टी में उच्च तापमान और कड़ी सुरक्षा के बीच जला दिया गया। वन विभाग का दावा है कि ये पहल वन्य जीवों के अंगों की तस्करी रोकने के लिए है। আজকে এখানে কি করা হচ্ছে আপনার? অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে একটা নিয়ম আছে, বিশেষ করে যা ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টের মধ্যে যা বলানো আছে সেইভাবে আমরা যে ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকেলগুলোকে কালেক্ট করে, যা হাতি দাঁত বলুন আর হরিণের সিং বলুন, সেইভাবে যা আছে যদি কোনো সিজ মেটেরিয়াল যদি ন্যাচারালি যদি প্রাণীটা বন প্রাণীটা মারা যায় তো আর্টিকেলগুলিকে আমরা ধরে কেন্দ্র করে রাখে। আর আমার যা রাজ্যে চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডার আছেন ওনাদের অনুমতি নিয়ে যা ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টে বলানো আছে ওনার অনুমতি নিয়ে আমরা এটাকে মোস্ট সাইন্টিফিক্যালি এটা ফুটিয়ে দিই। কারণটা এটা আমরা যদি রাখি কোনোভাবে এটা ডিসপ্লের মধ্যে দিই যে কী হয়, ইট ইজ মানে কোনোভাবে মানে ছড়িয়ে যায়, কোনোভাবে এটা ইলিগাল মার্কেটে চলে যায়। এটা ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকেল শুড নট বি সোল্ড ইন মার্কেট, শুড নট বি ট্রেডেড। ওটাকে বাধা দেওয়ার জন্য, ওটা প্রহিবিট করার জন্য অ্যাজ পার দ্য আইন যে ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টে 1972 অ্যাক্ট আছে, ওই অ্যাক্টের মধ্যে ফার্দার অ্যামেন্ড করেছে। ওভাবে আমরা এটাকে সাইন্টিফিক্যালি এটা ডিসপোজ করে দিই। ডিসপোজ মানেটা এটাকে বার্ন করে দিই। আমরা টাইম টু টাইম এটা কাজটা আমরা করি, কারণ নট টু প্রমোট দিস ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকেল ফর এনি ইলিগাল ট্রেড আর এনি ট্রেড। সেই জন্য আমরা আজকে 62 নাম্বার অফ আন্টলার আছে এখানে যা সিংহে হরিণ, ওটাকে আমরা বাঁকুড়া সাউথ ডিভিশনে ওয়ানপুকুরিয়া যা ফরেস্ট আছে মুকুটমণিপুর পাশে, ওখানে একটা হরিণে একটা জায়গা আছে। ওখান থেকে যখন হরিণটা মারা যায় আর মাঝে মাঝে যে সিজনে ড্রপ হয়ে যায় ওনার মাথা থেকে, এটাকে আমরা কালেক্ট করে রেখেছি সেফ কাস্টাডিতে। এটা আইনি, এটা আমার চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডের পারমিশন নিয়ে আইনিভাবে আমরা আজকে যে ইনসিনারেটর আছে এটাকে ইনসিনারেট করে দিই, সেটা আছে আজকেই কাম। এটা এই জন্য একটা কমিটি ফর্ম করানো হয়েছে। এই কমিটিতে আমি চিফ কনজারভেটর ফরেস্ট সেন্ট্রাল সার্কেলের চেয়ারম্যান, আমাদের ডিএফও আছেন, ডিএফও বাঁকুড়া নর্থ সাউথ সাহেব আছেন, আর আমার যা এখানে যা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আছেন ডিএম সাহেব ওনার প্রতিনিধি, এসপি সাহেবের প্রতিনিধি আছেন, এখানে আমার বিডিও সাহেব এসছেন, আইসি সাহেব ওজি সাহেব এসছেন। আর এছাড়া এখানে বনভূমি কর্মদক্ষ আর এখানে যা লোকাল যা ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ সবাই। সিন্স এখন ইলেকশন চলছে, ইলেকশনে একটা এমসিসি এটা এনফোর্স আছে, এটা আমরা পলিটিক্যাল লিডারকে আমরা নিতে পারছি না, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি যারা আছেন সবাইকে নিয়ে এই কাজটা আমরা আজকে সাইন্টিফিক্যালি বাই রেকর্ডিং, হ্যাভিং এ রেকর্ড অন ক্যামেরা আমরা এটাকে আজকে এটা ফুটিয়ে দিব। মানে এটা আছে আজকে মূল্য কারণ। এর আনুমানিক মূল্য কত হবে? ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকেলে আপনি বললে এটাকে, এটা কোশ্চিনটা খুব মানে প্রশ্নটা এটা ভালো প্রশ্ন নাই, কারণটা ওয়াইল্ড লাইফ আর্টিকেল কোনো রেট নেই, দাম নেই। সেইভাবে বললে কোনো দিন এটা আমরা এটাকে মানে কোনো বন প্রাণীকে আমরা ক্যান্সার করতে পারবো না, সেটা বলতে পারছি না, আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি। কারণ আমরা বন দপ্তর থেকে আছে, আমরা মূল্য মানে দায়িত্ব আছে এই প্রাণীটাকে আমরা কেন্দ্র করা মানে ক্যান্সার করা রাখার। এইটাকে আমরা কোনোভাবে এটাকে হিসাব করবো না, এটাকে কীরকম এর মূল্যবান কত হবে, কী রেট হবে, ওইগুলি আমরা জানি না, আমরা জানাবো না। আর এটা কি কোনো চুরি বা এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে, কোনো চুরি যাওয়া কিছু? না, এটা কোনো সিজড আর্টিকেল এখানে নেই, সেই জন্য আমরা সিজড আর্টিকেলটাকে আদালতে আমরা এটা এভিডেন্স হিসাবে প্রডিউস করতে হবে। কিন্তু এটা ন্যাচারালি যা ড্রপ হয়ে যায়, মানে যা হরিণের মাথা থেকে ড্রপ হয়ে যায়, সেইটাকে যখন ইনফাইটিং হবে মাঝে মাঝে যা হরিণটা মারা যায় সিজনালি, ও ন্যাচারাল ড্রপও হয়, এইভাবে আমরা কেন্দ্র করে রেখেছি সেটা। बनुप्रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गांगुली और तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली ने एक बार सीएम ममता और अभिषेक बैनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। नंदीग्राम के मंगलचक प्राइमरी स्कूल इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री और टीएमसी महासचिव पर हमला बोलते हुए अपशब्दों की इस्तेमाल किया है। लक्ष्मी भंडार योजना लेकर जनसंपर्क के दौरान अभिजीत गांगुली ने कहा कि ममता और अभिषेक बैनर्जी लक्ष्मी भंडार का पैसा कहां से देते हैं, क्या उनके बाप का पैसा है? सभा में अभिजीत गांगुली ने गुस्से में कहा कि उनके बाप का पैसा नहीं है, वे लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा बंद कर देंगे। इधर पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली के नाम पर तमलुक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मैदुल इस्लाम ने पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की ओर से मैदुल इस्लाम ने ये शिकायत दर्ज कराई है। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मैदुल इस्लाम ने कहा कि उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को खराब करने के लिए भाजपा के लोगों ने उन पर हमला किया। रविवार की रात दर्ज की गई इस एफआईआर में ये भी जिक्र किया गया है कि हमला बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली और शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर किया गया था। मामले में अभिजीत गांगुली के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा उम्मीदवार और पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा कि शिकायत की गई है। ऐसे कितने झूठे मामले होते हैं, मैं देखूंगा कि जो लोग काम कर रहे हैं वह इन मामलों में कितने समय तक बचा कर रख सकते हैं। এর মধ্যে ঘোষণা করেছেন, আমিও সে তারই প্রতিধ্বনি করে বলছি যে আমরা ক্ষমতায় আসব পশ্চিমবঙ্গে। এই ভোটটা তো পশ্চিমবঙ্গে আসার ভোট নয়, এই ভোটটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভোট। কিন্তু আমাদের ধারণা আমরা এখানে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ক্ষমতায় আসব। যদি তা নাও আসি তাহলে 2026-এ তো আসবই। কে আটকাবে? তৃণমূল তো উধাও হয়ে যাবে। আমরা এলে এইখানে চালু করব অন্নপূর্ণার ভান্ডার। সেখান থেকে প্রতিটা মহিলা যারা এই টাকা পান, যারা ভবিষ্যতে পাবেন, তাদের জন্য 3000 টাকা ন্যূনতম দেওয়া হবে। যদি শুনেছেন, ন্যূনতম 3000 টাকা আমরা দেবো, ওরা 1000 টাকা দেয়। আপনারা শুনে রাখুন যে এই ভাওতাতে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, 5000 দেয়। মধ্যপ্রদেশে রাজস্থানে তো 3500 টাকা দেয়। তোমরা 1000 টাকা দিচ্ছ কেন? 1000 টাকা দিচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগারে টাকা আসার আগে সেটা খরচ হয়ে যায়, টাকা খরচ হয়ে যায়। আর এই যে টাকা কোষাগারে আসে সেটা আপনার টাকা, আমার টাকা। এটা সংক্ষেপে আপনাকে বোঝাই। সেটা হচ্ছে, ধরুন আপনি এক প্যাকেট গুঁড়ো সামান দোকানে কিনতে গেলেন, জামা কাপড় কাচার প্রয়োজন আছে, এবং সেটা কিনতে গিয়ে আপনাকে দাম দিতে হলো 40 টাকা। আপনি দিয়ে চলে এলেন। এই 40 টাকার মধ্যে 8 টাকা হচ্ছে ট্যাক্স। আপনি জানতে পারলেন না, আপনার জানার দরকার নেই, কারণ এই ট্যাক্স দিতেই হবে। এই ট্যাক্সের টাকার 4 টাকা পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গুঁড়ো সামানটা কিন্তু কিনেছেন আপনি, 4 টাকা পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 4 টাকা চলে গেল কেন্দ্রীয় সরকারে। কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী আবার 2 টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ফেরত দিয়ে দিল। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনার দেওয়া 8 টাকা ট্যাক্স থেকে কত টাকা পেল? 4 যুক্ত 2 6 টাকা। এইরকম ভাবে প্রতিদিন যে কোটি কোটি টাকা জমা পড়ছে, আপনার করের টাকা, আমার করের টাকা, সেই করের টাকা থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার দেওয়া হয়। সেই জন্যই বললাম যে এটা মমতা ব্যানার্জির বাপের টাকা নয়। এই টাকা আপনারা জানবেন, আমরা এলে অনেক বাড়িয়ে দেবো, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগারে যে টাকাটা জমা পড়ে, সেই টাকাটা কোষাগার অবধি যাওয়ার আগেই এরা মেরে দেয় অনেক টাকা। তৃণমূল সরকারের যারা নেতা আছেন, যারা মন্ত্রী আছেন, তারা এর আগেই অনেক টাকা মেরে দেন। ধরুন নদী থেকে পাথর তুলছে, বালি তুলছে, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন, 1 টাকাও দেয় না। হাজার হাজার লরি বালি প্রতিদিন তুলে নিয়ে চলে যায়। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপার্জন কমতে কমতে কোষাগার কমে গেছে। কোন ক্রমে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকাটা দিচ্ছে, কিছুদিন পরে সেটাও দিতে পারবে না। আপনারা দেখে রাখবেন। দিতে একমাত্র আমরা পারবো, কারণ আমরা চুরি করি না। আপনার কি খুব কথা বলার দরকার আছে এখন? এই আপনাকে বলছি, তাহলে একটু চুপ করুন। বিজেপি একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ দল। বিজেপির কেউ এই টাকা চুরি করবে না, চুরি করতে পারবেও না।
কারণ বিজেপি একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ দল হিসেবে প্রতিটা বিষয়ে তাদের নেতারা নজর রাখেন এবং কর্মীরা অত্যন্ত সৎ। যদি কেউ অসৎ থাকে এবং অসততা করেন তাকে বাইরে বার করে দিতে বেশি সময় লাগে না, এটা জেনে রাখুন। চাকরির ব্যাপারে তো জানেন আপনার, চাকরি চুরি হয়ে গেছে। এই তৃণমূল সরকারি চাকরি চুরি করেছে। এই যে 26,000 শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে, তার কারণ হচ্ছে তৃণমূল সরকারকে যখন বলা হয়েছিল যে তোমরা জানো যে কারা কারা ভুয়ো চাকরি করছে, ভুয়ো নাম্বার পেয়ে 12 পেয়েছে, চাকরি করার কথা নয়, 72-এর চাকরি পাওয়ার কথা, তাকে চাকরিটা বেছে দিয়েছো 8 লাখ 10 লাখ টাকা নিয়ে, সেই তালিকা তৃণমূল বা তার নেতারা দিতে পারেনি, দেয়নি। আজকে বলছে সুপ্রিম কোর্টে নাকি জমা দেবে, আজকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা আছে, দেয় কিনা দেখি, আমরা অপেক্ষা করবো। সেই তালিকা দেয়নি বলে, সেই তালিকা দেয়নি বলে কোর্টের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না বাতিল করা ছাড়া। এই পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে কোর্ট। এবং কেন হয়েছে? কারণ তৃণমূল সরকার সম্পূর্ণ তথ্য কোর্টকে দেয়নি। এখন বলছে যে হ্যাঁ এটা দেওয়া যাবে। এটা যদি এখন দেওয়া যায় তাহলে আজ থেকে 2 মাস আগে দেওয়া গেল না কেন? কারণ যারা চুরি করে চাকরি পেয়েছে তারা তো টাকা ফেরত চাইবে, তারা 8 লাখ 10 লাখ টাকা করে দিয়ে চাকরি পেয়েছে। যে দালালদের মাধ্যমে টাকা গেছে তাদেরকে গাছে বেঁধে পেটাবে মানুষ। এই ভয়তে তৃণমূল সরকার ওই চোরদের বাঁচাতে চায়, দালালদের বাঁচাতে চায়। সেই জন্য এই গন্ডগোলটা সৃষ্টি করেছে যাতে 36,000 মানুষের চাকরি চলে যায়। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন যে আমরা চেষ্টা করব, আমরা পদক্ষেপ নেব যে যাতে 36,000 চাকরি না যায়। যারা যোগ্য প্রার্থী তাদের পাশে আমরা আছি, যোগ্য প্রার্থীরা ভয় পাবেন না, তাদের পাশে বিজেপি দাঁড়িয়েছে। বিজেপি সেই জন্য একটা আইনজীবীদের নিয়ে আমরা দেখবো। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तिलाबानी बीजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की ओर से देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया और समाज एवं देश के सभी लोगों से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव पर्व में शामिल होकर अपना बहुमूल्य वोट का प्रयोग करने के लिए लोगों से अपील किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इस संस्था का जो मुहिम है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन हमेशा लोगों तक अपना जागरूकता अभियान चलाता है और अभी 19 अप्रैल से हमारे देश में एक महापर्व स्टार्ट हुआ है, चुनाव का माहौल है और इसी बीच हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोगों का संदेश पहुंचे। भारतीय संविधान में मतदाताओं को जो भी अधिकार दिया गया है उसके बारे में हम लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि मतदाता जागरूक हो और मतदान केंद्र तक जाकर वो वोट करें। बहुत समय देखा गया है कि गर्मी के कारण या और भी बहुत तरह की परिस्थिति होती है, उनके मन में किसी तरह का कोई बात है जिसके कारण वो अपने घर में ही रह जाते हैं और मतदान केंद्र तक जाते नहीं हैं, वोट नहीं दे पाते हैं। एक वोट बहुत ही कीमती है, इसलिए भारत के सभी मतदाताओं से विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ये आग्रह करती है कि आप सभी लोग इस वर्ष मतदान अवश्य करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आपके एक मतदान से समाज बदलेगा, देश बदलेगा और भारत की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। इसलिए पुनः मैं आग्रह
इस अवसर पर संस्था का फाउंडर सदस्य विनय हुसैन पोद्दार, राष्ट्रीय कार्यक्रम सचिव शिवाश्रय पंडित, राष्ट्रीय सांगठनिक सचिव राकेश कुमार सेन आदि उपस्थित रहे। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल के चेली डंगाल इलाके में स्थित झटक कार्यालय में आज कोयला खदान के निजीकरण के केंद्रीय सरकार के फैसले को लेकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी या जैक की बैठक हुई। इस बैठक में इंटक, सीटू इंटक के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इनका कहना है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार कोयला खदानों के निजीकरण की दिशा में अग्रसर हो रही है, उसके वह तीव्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के एमडीओ के नाम पर कोयला खदानों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसीलिए इलाके में 54 खदानों में अभी भी 20 खदानों में आउटसोर्सिंग के जरिए चलाने के लिए एमडीओ को देने के लिए चिन्हित किया गया है। जो 24 तो माइन ईसीएल का है, उसको बाद अंडरग्राउंड माइंस में कोई नहीं जाता है, विच इज द लाइफलाइन ऑफ द कंपनी। अगर आपने जो आया एमडीओ मूड, जीडीओ मूड सब आ गया, और इसमें ये कितना दिन चलेगा? वो 2, 3, 4 साल 5 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। एक और अंडरग्राउंड अगर नहीं करेगा तो ये माइन ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो प्रॉब्लम हमारा चिंता हुआ है। दूसरा है, आज की जो वेजेस वर्कर को अभी मिलता है, ये जो एमडीओ मूड व प्राइवेट प्रॉफिट शेयरिंग में जो आता है, उसको ये वेजेस नहीं दे सकता है। इवन इतना परिस्थिति है, आप लोग थोड़ा जांच कर लीजिए। जो शुरू किया अभी, उन लोग अपना वर्कर लेके आया, दूसरा स्टेट से लेके आते हैं, और एकदम जस्ट हम लोग को बहुत दिन पहले एक वर्कर ले आते थे पुराना मालिक लोग, वो लोग कैंप कर में रखते थे, सीआरओ लोडर बोलते थे, उन लोग को सीआरओ लोडर बोलते थे। आज तो परिस्थिति वैसा हो गया, सीआरओ लोडर को परिस्थिति वर्कर को होगा, वजह तो बात दीजिए। थोड़ा बहुत ये जो तृणमूल फिनमूल थोड़ा उसमें कुछ सपोर्ट करते, इसको उद्देश्य उसको कुछ नहीं है। 20-50 आदमी कॉन्ट्रैक्टर लेबर में घुसाएगा, ये लड़ाई है, और कुछ लड़ाई नहीं है। ये स्वीकार किया है पड़ासिया में, इट इज एक्सेप्टेड बाय द हरेराम सिंह जी, ओपन स्टेटमेंट ने बोला 3 ग्रुप है, थोड़ा एडजस्ट करने के लिए होता है। तो हम लोग कहाँ जा रहा है, उसको साथ में ये जो आज जो कमर्शियल माइनिंग आया, हम लोग उसके साथ लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करते चलेंगे। देखा जाए सरकार कब तक इसको बंद नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग लड़ाई अभी भी जारी है और करेंगे। आप लोग को थोड़ा इसको मदद करिए, ताकि आप लोग बराबर मदद करते आए हैं, ये भी मदद आप लोग करेंगे, यही आशा लेकर के। और अगर कुछ पूछना है पूछ सकते। अच्छा, एक चीज এর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই জারি রেখেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের যে রাজনৈতিক দলটি সত্তায় আছে, তার যে অ্যাফিলিয়েটেড ট্রেড ইউনিয়ন আইএনটিটিউসি, তাদের যেভাবে তারা মুখে কয়লা খনি বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে, বাস্তবে কয়লা খনি বেসরকারীকরণের যখন আন্দোलन। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ संदेश देते हुए बांग्लादेश के एक युवक सैफुल इस्लाम शांतो पैदल ही विश्व भ्रमण पर निकले हैं। बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के रहने वाले इस युवक ने इस साल 22 मार्च को ढाका से जातीय संसद भवन के सामने से अपनी यात्रा शुरू की थी। आज वह आसनसोल पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो पेड़ अभी है उनकी रक्षा करना। उन्होंने कहा कि यही एकमात्र उपाय है जिससे यह धरती बच सकती है। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলায়। আর আমি যাত্রা শুরু করেছি ঢাকা জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে থেকে 22 মার্চ 2024। আমি হচ্ছে বিশ্ব ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি একটা মেসেজ নিয়ে। তো এখন বাংলাদেশের পরে দ্বিতীয় কান্ট্রি হিসেবে আমি এখন বর্তমানে ইন্ডিয়াতে অবস্থান করছি। ইন্ডিয়ার এবং আসানসোলে বর্তমানে অবস্থান করছি। আর আমার 7টা মহাদেশই ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা রয়েছে। আমার এই যাত্রার মেসেজটা আমি সবাইকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে আমাদের গাছ লাগানো প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে সেভ ট্রিজ মিনিমাইজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এই বার্তাটা আমি সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের বর্তমানে যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে প্রতিনিয়তই, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেখান থেকে যদি আমাদের এই পরিবেশটাকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে গাছ বাঁচাতে হবে।
আমরা অবশ্যই গাছ লাগাবো, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হচ্ছে যেই গাছগুলি এখনো বেঁচে আছে সেই গাছগুলিকে আমাদেরকে বাঁচাতে হবে। এখানে আসতে আমি 22 মার্চ শুরু করেছি, এখানে প্রায় 40 দিনের বেশি সময় লেগেছে। এবার হচ্ছে এই জিটি রোড ধরে দিল্লির দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে এখন। আর দিল্লির পরে হচ্ছে আমি এশিয়া মহাদেশ, সেন্ট্রাল এশিয়া ধরে আগাবো, পুরো এশিয়া মহাদেশ প্রথমে ঘুরবো, তারপর অন্যান্য মহাদেশে যাব। খরচা এটা তো প্রত্যেকদিন যখন যেখানে যেটা প্রয়োজন হচ্ছে, হোটেলে খাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে, ওইভাবে খরচটা হচ্ছে। এবং এটা হচ্ছে আমাদের কিছু রানিং কমিউনিটি অর্গানাইজেশন রয়েছে, ওদের কাছ থেকে স্পন্সর রয়েছে, এবং আমার ব্যক্তিগত খরচ। আমার নাম সাইফুল ইসলাম শান্ত। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा केंद्र में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नोकझोंक बढ़ती जा रही है। आज आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड के टीएमसी वार्ड अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने ये बातें कही। ये हुआ कि हम लोग 2 दिन पहले ही अपने वार्ड में सजाए थे, कल हम लोगों का रैली था, रैली के लिए हम लोग 29 नंबर वार्ड को पूरा सजा दिए थे। आज उन लोगों का साथ बीजेपी वालों का रैली है, वो लोग झंडा लगाने के दौरान में हमारा जितना झंडा लगा हुआ था 29 नंबर वार्ड में, बरागी तालाब से लेकर तरी मल्ला मोड़ तक का टोटल झंडा को उखाड़ के फेंक दिया गया। इसके बाद क्या हुआ है कि जितना बैनर है बैनर भी उठा लिया, पोस्टर भी फाड़ा हुआ है। ये सब तो ठीक नहीं है। अब ये लोग तो बीजेपी वाला, जब रात में बीजेपी के लोग जब झंडा लगा रहे तो उनका छोड़कर दूसरा कोई, तो उनका आदमी छोड़कर दूसरा आदमी तो होगा नहीं। जो उनका सहयोगी जो कल रात में झंडा लगा रहे थे उन्हीं का किया हुआ, क्योंकि जो झंडा हम लोग का लगा हुआ था वो झंडा हटकर बीजेपी का झंडा लगा हुआ। पुलिस को बोले अभी जा रहे हैं हम लोग थाना को जा रहे हैं FIR करने के लिए। कितना नंबर वार्ड है? 29 नंबर वार्ड में 29 नंबर वार्ड का वार्ड पर्सन बीजेपी वाला किया है। हमारा नाम दिनेश श्रीवास्तव, वार्ड पर्सन है 29। कौन जगह का नाम क्या है? ये एक जगह का नाम बैरागी तालाब वार्ड। आप लोग क्या बोलना है, मैंने क्या यही बोलना ये जा रहा है कि पहले से ही लोग हताशा हो गया, हताशा होने का कारण तो हम लोग का झंडा फाड़ा जा रहा है। लोग समझ में आ गया कि हम लोग जीत हार रहा, हारने का मतलब लोग बबलाहट हो गया है कि हम लोग हार रहे हैं, बस इस कारण से ये लोग काम कर रहे हैं। দেখুন কাল রাত্রে এরা সব বিজেপি ঝান্ডা লাগিয়েছে, আমাদের পুরো ঝান্ডা ছিল, সব ঝান্ডা খুলে নিয়েছে। আপনি দেখে নেবেন রেল গেটের সামনেটা আমরা বিরাট হোর্ডিং লাগিয়েছিলাম, পরশু রাত্রে ওটা খুলেছে, সিসি ক্যামেরা একদম ধরা আছে, দেখে নেবেন এর কাছে বোধ হয় এটাও আছে রেকর্ডিং। তো এরা এরকম নোংরামি করছে, তো নোংরামি তো আমরাও করতে পারি। আজ এরা বলছে আপনি বার 400 পার, তাহলে 400 পার হলে মানে আমরাও পার। হ্যাঁ আসেনি এখন, তাতেই এই আসলে কি করবে বলুন? কারা করেছে এগেন্স্ট পার্টিকে ধরবো। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। महज एक हफ्ते से भी कम समय बचा है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने में। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जोरों से अपने उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र तपसी पंचायत इलाके में स्थित कनुसोरिया कोलेरी एजेंट कार्यालय पर कोला खदान श्रमिक कांग्रेस के द्वारा तृणमूल कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया।
जनसभा में मुख्य रूप से आईएनटीटीयूसी के राज्य सभापति ऋतुव्रत बैनर्जी, आईएनटीटीयूसी जिला सभापति अभिजीत घटक, कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के महामंत्री हरेराम सिंह के अलावा इलाके के तमाम कर्मी एवं समर्थक उपस्थित रहे। ये निर्णय लिया गया कि एलआईसी को आईपीओ किया जाएगा। आईपीओ का मतलब क्या है? हिस्सा को शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, फटका में लगाया जाएगा। जम करके विरोध हुआ। तृणमूल कांग्रेस की ओर से हम लोग विरोध किए और बोले कि ये काम ठीक नहीं है, ये आवाम का पैसा है। शेयर बाजार में अगर घट जाएगा, शेयर बाजार में लाभ होने के बदले में अगर लॉस हो जाएगा तो आवाम का पैसा दिक्कत में आ जाएगा। कोई बात सुना नहीं। 2022 में आईपीओ का लिस्टिंग हुआ। हम कभी एक कप चाय पिए हैं, सिर्फ झूठ। 2014 में चाय वाला था और 2000 बन गया। और हम लोग देखा है कि चौकीदारी में उनका सब चौकीदारी चल रहा था, तब नीरव मोदी, विजय माल्या में बाहर भाग गया, विदेश भाग गया और उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और भी 1,73,000 मजदूर यहाँ काम करते थे। आज के डेट में यहाँ ये हालत का पैदा हो गया। आज मोदी जी का। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। बंगाल में भाजपा का झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद में तृणमूल समर्थकों द्वारा 3 भाजपा समर्थकों की पिटाई का मामला सामने आया है। हालांकि तृणमूल ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस घटना में रायना थाने की पुलिस पहले ही 6 तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना बर्दवान पूर्व लोकसभा क्षेत्र के रेनर हिचलना के बामनिया इलाके की है। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर पाकर बीजेपी प्रत्याशी असीम सरकार रायना थाने पहुंची और उन्होंने थाने के प्रभारी ओसी से बात की। बर्दवान पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार असीम सरकार ने आरोप लगाया कि रायना के बामनिया में पार्टी का झंडा लगाने के दौरान हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को तृणमूल ने पीटा। इसके जवाब में रायना के तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 1 के अध्यक्ष वामदेव मंडल ने कहा कि जब कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इलाके में तनाव फैलाने के लिए भड़काऊ टिप्पणी की तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और विवाद हुआ। मारपीट की कोई घटना नहीं। दूसरी ओर पुलिस ने बीजेपी की शिकायत के मद्देनजर 6 तृणमूल कार्यकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज बर्दवान कोर्ट में पेश किया जाएगा। কোথায় ডেপুটেশন দিলেন এবং কি কারণে ডেপুটেশন দিলেন? আমরা রায়না থানায় এসেছি। কালকে একটা ভীষণ বাজে ঘটনা ঘটিয়েছে, যেটা বাদশা মির্জা তার সদলবল নিয়ে এবং এর মাস্টার মাইন্ড যারা রয়েছে সেগুলো আমরা জানি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ঘটনাগুলো ঘটবেই তেমন ইঙ্গিত আমি আগেই পেয়েছিলাম। যখন অভিষেক ব্যানার্জি মহাশয় এসেছিলেন এখানে, উনি অর্ডার দিয়ে গেছিলেন যে এখানে 60,000 ভোটে যে কোনোভাবে জয়লাভ করা চাই। কিভাবে করবে সেটা আমি দেখতে আসবো, তাই নাহলে একজনেরও পথ থাকবে না, এরকম খবর আমাদের কাছে আছে গোপন সূত্রে। এই জন্যে আমাদের দলীয় কর্মীরা যখন পতাকা লাগায়, ব্যানার লাগায়, তাদের উপর অতর্কিতে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি, সে ভাষা বলা যাবে না, গালাগালি করার পরে বেধড়ক তাদের পিটায়। পিটানোর পরে খবর পাওয়ার পরে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। এখানেও কাকতালীয়ভাবে আমি কিছু ক্লু পেয়েছি, কারণ ওখানে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার সে বলছিল কোনো ভয় নেই, আমি আসি, তোমরা এগুলো লাগাও। কিন্তু ওরা যখন লাগাতে আরম্ভ করে হঠাৎ সে উধাও হয়ে যায়। ওরা যখন আজকে কিসের ডেপুটেশন এবং কোথায় ডেপুটেশন দিলেন? আজকে ডেপুটেশন বলতে যে গতকাল আমাদের হিজনলাম অঞ্চলের আমাদের যারা কর্মী আছে, সক্রিয় কর্মী, তারা 5টার সময় ওখানে ফ্ল্যাগ বাঁধছিল। তো সেই ফ্ল্যাগ বাঁধা অবস্থায় ওখানকার তৃণমূলের যারা দুষ্কৃতী আছে, তৃণমূলের যারা মাস্তান আছে, যে বাইক বাহিনী, সেই বাইক বাহিনী তাদের উপর এসে চড়া হয় এবং তাদেরকে প্রচণ্ড হারে মারধর করেছে। এত মারধর করেছে সেটা হয়তো না দেখালে আপনারা ছবি টবি দেখবেন যে কী হারে প্রচণ্ড মারধর করেছে। এই মারধরের কোনো নিন্দা ভাষা নেই আমার কাছে জানানো। কি চাইছেন এখন আমরা? এখন চাইছি যে যাদেরকে মারধর করেছে ওরা হলো। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।